अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों का सिलसिला, बयानात आने का सिलसिला, हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला अभी तक जारी है। अगर हम बात करें किसी एहतजाज की कॉल की, बड़े धरने की कॉल की, या किसी मूवमेंट की कॉल की, जो कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम एक मूवमेंट चला रहे हैं, तो वो हमने देखा कि अभी तक भी किसी किस्म की कोई तारीख और कोई कॉल देने से इमरान खान साहब कासिर हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें वो बार बार ये इंप्रेशन देते रहे कि अगले जलसे में या अगली जो भी उनकी स्टेटमेंट आएगी उसमें वो हतमी तौर पर बताएंगे कि वो अपने सपोर्टर्स से क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि कब उनके हक में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलें, वो धरने के लिए जाना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए जाना चाहते हैं। वो बार बार ये इंडिकेट करते हुए दिखाई दिए कि जो लाहे अमल है, मैं जल्द ही उसके बारे में कुछ बात करूंगा। और कल जो रहीम यार खान का जलसा था उसमें यह तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई फाइनल जो कॉल है वो इमरान खान की तरफ से दी जाएगी, लेकिन हमने ये देखा कि कल भी उन्होंने ये कहा कि मैं इस वक्त सिर्फ अपने सपोर्टर्स की तैयारी चेक कर रहा हूं और मैं हतमी कॉल दूंगा, और जब अब इस दफा कॉल दूंगा तो वो आखिरी कॉल होगी। और उन्होंने उसी फ्लो में साथ ही ये भी कह डाला कि ना ये एहतजाज की कॉल होगी, ना ये धरने की कॉल होगी, हम एक बॉल से 3 विकेटें गिराएंगे। तो इस पर बात करेंगे कि एक बॉल से 3 विकेटें गिराने से क्या मुराद है उनकी, वो करना क्या चाहते हैं। जब वो बात करते हैं लॉन्ग मार्च की, इस्लामाबाद की तरफ आने की, इस्लामाबाद को बंद करने की, तो उस पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बड़ी वजाहत के साथ और क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, हम नहीं होने देंगे। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हुए जब वो हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो हमने ये देखा कि हमेशा की तरह किसी भी किस्म का फैक्ट चेक किए बगैर वो कुछ भी कह देते हैं। अगर हम हालिया प्राइम मिनिस्टर का दौरा है उसी की बात करें तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफान जो है वो खड़ा किया गया कि प्राइम मिनिस्टर कौमी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर अमेरिका चले गए, एक बहुत बड़ा वफ्द लेकर गए, बहुत से वुज़रा उसमें साथ थे। बहुत सारी तफसीलात ऑन पेपर इस वक्त जारी कर दी गई हैं जिससे ये बात साबित होती है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी डेलीगेशन का कोई भी जो खर्च हुआ है वहां पर वो कौमी खजाने पर उसका बोझ नहीं डाला गया। तो अब जब इस तरह के फैक्ट सामने आ जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स को विड्रॉ करते हुए दिखाई नहीं देते। हम इन इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन मैं इब्तदाई में एक बात और ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सियासत आप ज़रूर करें, सियासी इख्तलाफ आप ज़रूर करें, जलसे जुलूस भी आप ज़रूर करें, लेकिन इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस को, खवातीन को जो एक बेसिक रिस्पेक्ट है, कम से कम अपने सपोर्टर्स को ये तरगीब ना दें कि आप किसी का जो एक बेसिक एहतराम है इंसान का, उससे भी आप आरी हो जाएं और आप कुछ भी कर डालें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमने देखा कि लंदन में हुआ, जहां पर उन पर आवाज़ें कसी गई, अजीबोगरीब जुमले उनको कहे गए, उनको चोर कहकर पुकारा गया पब्लिक स्पेस के अंदर। मेरा ख्याल है कि जो इस तरह के करने वाले लोग हैं ये उनकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, उनके बैकग्राउंड के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, ये उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करता जिसके ऊपर ये बातें कही जा रही होती हैं। जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, हम तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली परवेज़ मलिक ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अली आपका भी हमें वक्त देने के लिए। मैं कुंडी साहब अगर आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, मैं पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ ये जो अभी खान साहब ने कहा है कि मैं कल जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, एक तरफ वो कॉल की बात करें, एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की बात करें, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि आप साइफर की इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाएं तो मैं असेंबली में वापस आ जाऊंगा। तो क्या इसको ये समझा जाए कि उन्होंने इलेक्शन की कॉल से ऑल टुगेदर दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया, उस मुतालबे से यू टर्न ले लिया, पीछे हट गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका इंट्रो भी आया और आपने कहा कि खान साहब जो है वो हर जलसे में कहते हैं कि वो जो वो लाहेअमल देंगे और डेट देंगे। वो हम जब बचपन में थे तो कहते थे कि एक बंदे को एक दूसरा बंदा मार, उसने अगला एक और थप्पड़ मारो मैं तुम्हारे साथ देखता हूँ। हाँ। तो ये वही वाला है कि वो कहते हैं अभी अगले जलसे में हाँ। तो ये उसी उस पर है, उन्होंने देना है तो जल्दी दे दें कॉल। आए इस्लामाबाद, किसने मना किया है? कोई मना तो नहीं कर रहा, ये खुद ही डिले कर रहे हैं। इनको पता है कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता, मेरे साथ लोगों ने नहीं आना, तो इसलिए डिले कर रहे हैं। साइफर की बात है, उनके जो आरिफ अलवी साहब हैं जो आजकल वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले काम कर रहे हैं, जो कि आर्मी चीफ़ के उस पर जो है अपॉइंटमेंट पे खामखा जो है वो शुरू हो गया कि जी मैं एक रोल प्ले करना चाहता हूँ, ये होना चाहिए। आपसे मशवरा किसने लिए? आप होते कौन है कि आप बात करते हैं कि मैं ये कर लूँगा? प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि आप गौर कर सकते हैं, कोई वे आउट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। जो फाइज़ा का इशू है, बाकी इशू पे जो उसने रेफरेंस भेजे थे उसके ऊपर क्या हुआ? तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट है। और उससे क्या शहबाज शरीफ साहब ने मशवरा मांगा है? क्या वो हमें मशवरा दें? हम किसी ने मशवरा नहीं मांगा, खामखा बीच में कहते हैं कि। और फिर दूसरी बात यह है कि क्या आपकी बात इमरान खान मानेगा? पहली बात तो अपनी क्रेडिबिलिटी तो बताए ना कि आपके साथ जो है आपकी जो
पार्टी के चेयरमैन है वो आपके साथ क्या बड़ी किस वजाहत तरीके से से। बार बार कह चुके हैं, मैं बात नहीं ठीक है, करूँगा। तो दूसरी बात यह है कि अब जो है उन्होंने एक लेटर भी लिखा है गालिबन इसको सुप्रीम कोर्ट को सैफर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने को लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इलेक्शन लेना, हुकूमत ने तो नहीं करना। और दूसरी बात है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जहरी साहब ने भी एक रेफरेंस भेजा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट को, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं हुई। तो अगर उन सुप्रीम कोर्ट ने करना तो करे, उसके ऊपर मतलब है कि परसों मैं देख रहा था चीफ जस्टिस साहब को कोई कॉन्फ्रेंस इनकी हो रही थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जी जी सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी स्पीच भी सुन रहा था। उसमें भी चीज़ें थी, डिबेटेबल चीज़ें भी थी। अगर हम पूछें कि जी एक जज साहब ने जो यहाँ पर डैम फंड के लिए एक मुहिम चलाई थी, हमें आज तक नहीं पता चला कि उस डैम फंड में कितने पैसे जमा हुए। क्या हुआ उसका? सवाल करते हैं तो फिर वो जो है उसका जवाब ही नहीं आता कि हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है अनऑफिशियल कि जो पैसे जमा हुए हैं डैम फंड में, उससे ज़्यादा उन जज साहब ने अपनी तशहीर पे पैसे खर्च ज़्यादा कर लिए। तो ये भी बड़ा एक है, कौम को बताना चाहिए। अगर आप सियासतदानों से पूछते हैं तो सब तमाम लोगों को फिर कौम को बताना चाहिए कि हमारे लोगों ने क्या किया। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब अब जो है उनको पता चल गया है कि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन इन टाइम होने, सब कुछ जो मेरे डायलॉग्स थे अब काम नहीं आए, तो मैं किसी तरीके से पार्लियामेंट वापस आ जाऊँ। अच्छा, ये जो बात आपने की ना, यही एहसन इकबाल साहब ने भी किया। उन्होंने कहा जी कि वो अब बेताब हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, वो कोई ना कोई बहाना चाहते हैं कि किसी तरीके से वापसी हो जाए पार्लियामेंट के अंदर। अली, आप भी इसको इसी तरह से देखते हैं? आप समझते हैं कि खान साहब जो है वो इस वक्त कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं पार्लियामेंट में आने का? और मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, अगर वो कोई बहाना तलाश कर भी रहे हैं तो क्या खराबी है उनको कोई बहाना दे देने में? अगर वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं और किसी किस्म की पॉलिटिकल सिटर्निटी हम समझते हैं कि आ सकती है पाकिस्तान में, तो क्या खराबी है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यास्मीन, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, इमरान खान साहब और उनकी जमात क्या फ़ैसला करना चाहती है, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहती है, ये मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ जो आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम सब सियासतदानों को अपनी ताकत की हवस के अंदर इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए कि हमारा लोगों की तकलीफ़ के साथ डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर हम अपनी जो इक़्तिदार की हवस के अंदर इस तरह से अपनी सियासत को आगे लेके चलें कि हम लोगों की तकलीफ को आवाज़ ना दे सकें, हमारी जो आईनी जिम्मेदारी हो, जब हम 4 फेडरेटिंग यूनिट्स के हेड हों तो हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें और अच्छे अंदाज के अंदर उनके मसाइल को अटेंड कर सकें। अगर आप उनको छोड़ के जो आज एक आफत की वजह से बेयारो मददगार सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं और आप अपने जलसा खेलें, इल्ज़ाम तराशी की सियासत खेलें, तो इससे सिर्फ और सिर्फ ये सारे का सिस्टम जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर देगा। तो मैंने तो बेपनाह फोरम्स पे पहले बात की और मैं आज भी ये उम्मीद रखूंगा कि हम सब सियासतदानों को, वो पीटीआई के अंदर मौजूद हों, पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर मौजूद हों, सारी अपनी सियासत और अपनी तरजीहात को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर कि हमने ये जो आफतज़दा लोग हैं इनकी बहाली के लिए अपना क्या किरदार अदा करना है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की जरूरत है और अपनी सियासत को पॉज कर लेना चाहिए। यकीन माने, जब हम ये जिम्मेदारी अच्छे अंदाज के अंदर अदा कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी लड़ाइयों को, अपने मसाइल को वहीं से एक दफा फिर रीइनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब का जो तरीकाकार देख के मुझे तो जाती तौर पे दुख हुआ कि आप सलाब जदगान के लिए जो आपने ये एक मॉडल चैंपियन किया था एनसीओसी का, जिसके अंदर सारे वफाकी आपके जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे वो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे बैठ के जो आपके महदूद वसाइल हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके लोगों की तकलीफ को अटेंड करने की कोशिश करती थी और उसके अंदर आपकी डुप्लीकेशन भी नहीं होती थी और आप फोकस कर सकते थे कहां पे आपकी तकलीफ ज्यादा है। अब इमरान खान साहब ने तो इस निजाम को जो उन्होंने खुद चैंपियन किया एनसीओसी में कोविड की वबा के सामने, उसके अंदर अपने जो वजीर आला हैं उनको फ्लड वो जो रिस्पांस सेंटर है उसके अंदर जब जाने से रोक देंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ सियासी क्लास का नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। तो उस पर उनका एतराज ये है, वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने सियासत इल्जाम तराशी और अपनी लड़ाइयों को हम बाद में अटेंड कर सकते हैं। वो ये कहते हैं, ये एनएफआरसीसी वाले मामले पर, फ्लड कोऑर्डिनेशन के मामले पर उनका जो एतराज है वो ये है कि आप लोग बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाते इन फोरम्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर। आप चीफ मिनिस्टर केपीके को बुलाते हैं, आपकी मजबूरी है। एक सेकंड,
एक सेकंड, इंतजामी तौर के ऊपर उन जो आपके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी उधर के चीफ मिनिस्टर्स की और आजाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की नहीं है? तो जिसके पास इंतजामी जिम्मेदारी है उसी को ही बुलाया जाएगा ना, वहां पे और किसको बुलाएंगे? मेरे तो वहां पे जाके अगर बिठा भी लें, मुझे, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, कुंडी साहब को वहां पे बिठा लें, उससे तो मसले का हल नहीं होगा। आपने अपने फेडरेटिंग यूनिट्स और आपने वफाक के अंदर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना है, तो जो इंतजामी तौर पर जिम्मेदार है वही आएगा ना। तो इमरान खान को बुलाने का तो वहां पे कोई मकसद नहीं है। तो हमें सबको अपनी पसंद नापसंद से बढ़ के आज लोगों की तकलीफ को अटेंड करेंगे तो हम इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को बचाएंगे, वरना जो लोग हैं वो समझेंगे कि इस निजाम से उनको कुछ डिलीवर नहीं हो रहा और वो सारे के सारे निजाम को रद्द कर देंगे। ये मेरा खदशा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, अलवी साहब कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर गौर किया जा सकता है, कोई बातचीत पर, मुज़ाकरात पर गौर किया जा सकता है। पहले थोड़ा सा तो पीटीआई के अपने अंदर की कोऑर्डिनेशन पर कमेंट कर दीजिएगा। खान साहब रोज कहते हैं मैं कोई तारीख देने वाला हूं, मैं कोई कॉल देने वाला हूं, फाइनल कॉल देने वाला हूं। अब वो कहते हैं जी मैं तुम लोगों की तैयारी चेक कर रहा हूं, जो मेरे जलसे अटेंड करने के लिए आते हो, पहले तुम लोगों की तैयारी समझ में आ जाए फिर मैं कॉल दूंगा। तो ये इस वक्त क्या चल रहा है, आप समझते हैं वो किस तरफ इस चीज को लेकर जाना चाहते हैं और क्यों फाइनल कॉल नहीं दे रहे? पीटीआई का जो इस वक्त हाल है वो ये है कि वो जलसे में एक बात करते हैं और पीठ पीछे दूसरी बात करते हैं। आप ये देखें कि अभी ये बात कर रहे हैं जो कल उन्होंने जलसे में की, और साथ ही जो पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो जब सहाफ़ियों से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि जी हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बस कोई ना कोई सूरत निकालें कि बातचीत हो। हमें अंदाज़ा है कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो कोई बातचीत शुरू करें तो कम से कम कोई एक प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होने वाले। इमरान खान की अपनी जो ज़हनी हैसियत है, हालत है, वो जिसको नफ्सियात में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, स्प्लिट माइंड जो है वो है। एक तरफ वो सहाफ़ियों से कहते हैं कि जी वो अगर साइफर की तहकीकात हो जाए तो मैं पार्लिमान में वापस जाने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरे सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो इनके जो मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो पीटीआई के अंदर का एक बहरान है। फवाद चौधरी जो है वो हामिद खान के बारे में क्या कहते हैं, और आज हामिद खान को पीटीआई की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका चेयरमैन बनाया गया है। हाँ। तो ये बात परवेज खटक की बात सुने नहीं, और हामिद खान ने फवाद चौधरी के बारे में भी कुछ कल कहा है। वो कहते हैं जी कि फवाद चौधरी को तो भेजा गया है इस पार्टी को खराब करने के लिए और तबाह करने के लिए। तो असल में जो अफसोसनाक अमर है वो वही है जो कि मलिक साहब आपको बता रहे हैं, और वो ये है कि ये बेवक्त की रागनी है। जब आपके 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हों, 1/3 मुल्क ज़ेरे आब हो, लाखों लोग जो है वो बेघर हो गए हों, घर टूट गए हों, लोग सड़कों पे हों, लाखों एकड़ ज़मीन आपकी तबाह हो चुकी हो, फसलें ख़त्म हो गई हों, आपको ये अंदाज़ा ना हो कि आप गंदम की बुआई कर सकेंगे वक्त पे नहीं। ऐसे में एक एक जलसा जो है, ये कुंडी साहब आपके साथ बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि एक जलसे के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। आधी सेंचुरी जलसों की तो खान साहब ने पूरी कर दी है। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और ये पैसों का बेहतर इस्तेमाल है। ये पैसे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो टेलीथॉन उन्होंने किए थे उसका क्या हिसाब किताब है? उसका कोई डैशबोर्ड है कि कितने पैसे जमा हुए, कहाँ खर्च हुए? कोई हिसाब किताब नहीं है, न पिछलों का न इस वक्त का। तो ये इस तरह की जो बातें हैं कि जी मैं 3 विकेटें गिराऊंगा, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था उस वक्त भी यही गीदड़ भभकिया खान साहब देते थे कि मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो नफल अदा करूंगा कि ये मेरे खिलाफ तहरीक दम एतमाद लाएं, ये तो पेश करें, देखें मैं 3 विकेट गिराऊंगा। फिर किसकी किल्ली उड़ गई थी वो जरा खान साहब से पूछ लें। तो खान साहब जो है ना वो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है कि उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। लेकिन हकीकत ये तीसरी विकेट वैसे किसकी गिराने की बात करते हैं सोलंकी साहब? थोड़ा वो भी बता ही दें हमारे व्यूअर्स को। वो कहते हैं जी एक जो है वो शहबाज शरीफ की विकेट है, दूसरी जरदारी साहब की विकेट है और तीसरी विकेट भी एक है जो मैं गिराऊंगा। तीसरी वो मौलाना फजल रहमान का बाद में उन्होंने नाम लिया क्योंकि उनको डर पड़ा कि जो है वो अगर मैं कोई और नाम लूंगा तो क्या होगा, क्योंकि वो
इतनी हिम्मत नहीं है, तभी तो वो एक्स वाई और ये बातें करते हैं। लेकिन जो तफसीलात छपी हैं, कालमों में छपी है कि किस तरीके से जाती दोस्तों को भेजा गया, यहाँ तक के जो अमरीकी हैं शहरी अफगान ज़ल्मे खलीलजाद, उनको किया गया, अप्रोच किया गया। मुल्क के जो सदर हैं उनको अपने मुझे नहीं पता कि ओहदे की इज्जत का ख्याल है कि नहीं है, लेकिन वो चल के गए कि जी वो मुलाकात करें। तो अब ये सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं कि जलसे में खान साहब गला पकड़ते हैं, पीठ पीछे पांव पकड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, ये एक मामला, एक बात उन्होंने और भी की है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा जी मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, पता नहीं चला फिर ऐसा क्या हुआ कि ताल्लुकात एकदम से खराब हो गए। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो ये भी कहे इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के ताल्लुकात हमेशा अच्छे होते हैं, अपोजिशन में हम अब हमारे ताल्लुकात कैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हो सकते हैं? वो जो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं बार बार और बार बार चाहते हैं कि कोई, कभी कहते हैं मैं बात करने को तैयार हूँ, कभी कहते हैं बात करने का कोई फायदा नहीं है, फिर कहते हैं मैं तीसरी विकेट भी गिराऊंगा। तो ये जो कन्फ्रंटेशन भी कर रहे हैं, ए 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड, क्या करना चाहते हैं? देंगे कॉल, वो इस्लामाबाद आएंगे, बंद करेंगे? आपके ख्याल में क्या, मेरे ख्याल में कोई कॉल देने के लिए वो तैयार नहीं है। नहीं है। पहले वो वही बात है कि वो गले पड़ना चाहते हैं, जलसे में जाते हैं वो गले पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पाँव पड़ जाते हैं। उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा फिसलती है शाम के बाद जो जलसे करते हैं। फिर उनके तर्जुमान आते हैं, कहते हैं नहीं इससे मुराद हमारे जो लीडर का था वो ये था, ये नहीं था। और अगर आप सुने, सबको पता है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन पीछे वो लगे रहते हैं। क्योंकि मुझे भी कई PTI के लोगों ने कहा कि जब खान जलसा करते हैं और तकरीर करते हैं तो पीछे हम जो है वो दरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, फिर कोई ऐसा ना हो कि उनकी रिकॉर्ड पे कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर उसकी ज़बान जो है फिसल जाए। उसकी ज़बान की फिसलने से हम बड़े तंग हैं, क्योंकि हमें फिर वजाहतें देनी पड़ती हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और फैक्ट है, आप देखें ना उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस्लाम के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बाकी हवालों से क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, किसको नहीं पता। सारी दुनिया आपने भी देखे उनकी तकरीर, उसमें क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ये सबके सामने कि वो क्या करना चाहिए, और वो कोई कॉल नहीं देगा। वो कहते हैं कि किस तरीके से मुझे एक रास्ता मिल जाए कि मैं पार्लियामेंट में वापस आ जाऊँ, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन नहीं होना। मेरे कहने पे किसी ने चीफ की जो है, मैं भी कोई जो है वो सिफारिशात नहीं दे सकता हूँ। बाकी चीज़ों पे मेरी कोई वो नहीं है। हाँ, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन जो आपका एक किरदार है, अगर आप पार्लियामेंट में आते हैं आपका जो किरदार है वो आप प्ले कर सकते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो फिर आप जलसे करते रहें। सेंचुरी नहीं, आप डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी करें, किसने आपको मना किया? अच्छा, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप साइफर की इन्वेस्टिगेशन करें तो मैं कंसिडर करूंगा पार्लियामेंट वापस आना। दूसरी तरफ उन्होंने कल अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि मईशत का जो हाल हो चुका है उसका एक ही हल है, वो फौरी और फेयर और फ्री इलेक्शन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको अभी तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सैलाब-ज़दों को कितना नुकसान हुआ है। वो कहता है कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूँ अगर वो इलेक्शन के हवाले से बात करें। लेकिन हुकूमत के साथ जो है वो जो इस वक्त बेसरोसमानी की हालत में सैलाब-ज़दगान, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जो है वो उस कशमकश में है, उनके लिए मैं बैठने को तैयार नहीं हूँ। अब जैसे उन्होंने टेलीथॉन किया कि मैंने इतने अरब रुपए, ये तो वही बात हुई जो उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ 9 करोड़ 50 लाख घर बनाऊँगा, किधर गए? फिर माजी में आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने जो है जिस तरीके से ज़कात और खैरात के पैसे अपने तशहीर के लिए इस्तेमाल किए, आप प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में आपके ख़िलाफ़ फैसला आ चुका है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दूंगा कि ये जो है बिल्कुल थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। जिन जिन लोगों की, हुकूमत की भी होनी चाहिए, एनडीएमए का भी करें कि वो कहाँ पर सामान ले जा रहे हैं, या जो पैसे मिल रहे हैं किधर जा रहे हैं, या क्या चीज़ हो रही है। और अगर मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, जो भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे PTI कर रही है, इन सब का ऑडिट होना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि ये चीज़ हुई है और ये चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर खर्च की है, ताकि मैं पता तो चले। अच्छा, इस सारे मामले में बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में एक जगह पर ये कहा कि खान साहब एक तकर्रुरी है, अहम तकर्रुरी है, जिसके अंदर कोई अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला है। उनको जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें आर्मी चीफ की तकर्रुरी से कोई गर्ज नहीं है, हम मेरिट चाहते हैं इस तकर्रुरी के अंदर। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब का नाम लेके ये कहा है। तो मेरिट चाहते तो हम मेरिट करेंगे। आपको किसने कहा कि हम मेरिट नहीं करेंगे? और आपसे मशवरा किसने मांगा है? इमरान खान साहब से मैंने पहले भी कहा कि न इमरान से मशवरा मांगा है, ना हमने उनके अलवी साहब से मशवरा मांगा है। वो मैंने पहले कहा कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रहे हैं। किसी ने कोई मशवरा नहीं मांगा इनसे, और ना मांगेंगे। जो प्रोसेस है उसी के तहत देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास प्रोगेटिव है। प्राइम मिनिस्टर हर किसी के साथ मशवरा कर सकता है, अपने इत्यादियों के साथ कर सकता है। वो अगर चाहे किसी और के साथ करना चाहे, वो उनका एक प्राइवेट चीज़ होगी। लेकिन तकर्रुर जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस ने 3 नाम भेजे प्राइम मिनिस्टर को, उनमें से एक नाम चूज़ कर दें उन्होंने।
अगर उस पर भी कोई उनका वो हो और कहें कि जी मुझे 2 और नाम भेज दें, तो 2 नाम और आ सकते हैं, और उन 5 में से किसी को उन्होंने तकर्रुर करना है। उसमें फिर किसी और का रोल तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने करना है। इसका एक प्रोसीजर है ना, सेट प्रोसीजर है जो गिवन है वही प्रोसीजर है, वही मतलब है कि अब खान का जो है वो मेरिट पता नहीं क्या है, वो अपनी मेरिट बता दे। पहले तो हमें ये बता, पहले उन्होंने जो तकरीर की और फिर उस पर जो उसको कि जी अगर वो इन्होंने लगाया तो फिर वो मुहिब वतन नहीं होगा, और अगर मैं लगाऊंगा तो मुहिब वतन होगा। तो मतलब है कि हमारे जर्नलों के मतलब वही फिर स्लिप ऑफ टंग, उनकी जो ज़बान फिसलती है, पता नहीं वो फिसलती नहीं है, वो जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं। और फिर जैसे उस उन्होंने माफ़ी फिर विड्रॉ करते हैं, माफिया जी बिल्कुल मांगी। फिर अगर आपने जैसे नॉर्मल है, अगर आपने फिर कहा कि अगर आप भुट्टो बनना चाहते हैं और भुट्टो है, तो भुट्टो जो है वो फिर जब फांसी के फंदे पे चढ़ा था, फिर वो जेल और थानों से नहीं डरता जिस तरह आप भाग रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हाँ मैंने कहा है, मुझे अंदर कर दें, मुझे अंदर कर दें। अच्छा अली, एक बात मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, अगर ये हम लोग यहाँ पर बैठ के जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि शायद वो कोई ऐसी कॉल नहीं देंगे, वो अभी फिलहाल सिर्फ बयानात दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं, वो अगर कोई कॉल देते हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं, वो धरना देने की कोशिश करते हैं, वो 2-3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि मैं ये कुव्वत रखता हूँ कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूँ। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे, जो भी ताकत कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ी, इस तरह की कोई बात जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं हो सकेगी। तो फिर ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक क्लैश की तरफ मुल्क चला जाएगा। बीइंग इन गवर्नमेंट, आप इसको एज अ चैलेंज देखते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन हो सकती है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन? अच्छा यास्मीन, बात इस तरह से है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर आप बात कर रही थी जी। इमरान खान साहब ने जो कानून के अंदर सिकम रह गया हुआ था, उन्होंने खुद आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को चैंपियन करके, पेरेंट करके, उन्होंने वो कानून को स्ट्रीमलाइन कर लिया हुआ है। तो मैं भी यहाँ पे जिस तरह कुंडी साहब ने आपको श्योर करवाया, वजीर आजम साहब के बिहाफ पे, हुकूमत के बिहाफ पे आपको श्योरिटी देता हूँ, एज पर द कानून पेरेंटेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक ये तकर्री होगी, और जब वक्त आएगा उसके मुताबिक होगी। यहाँ पे किसी की ख्वाहिश की आइन के अंदर ना कोई गुंजाइश है, ना उसको किसी खाते के अंदर रखा जाएगा। अब जहां तक मामलात के, अगर इमरान खान साहब एहतजाज को आगे ला के लॉन्ग मार्च के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं और एक दफा फिर आपके कैपिटल के ऊपर यलगार करना चाहते हैं, तो हुकूमत उसको किस तरह से अटेंड करेगी? तो मेरे उसके ऊपर 2-3 ऑब्जर्वेशंस है, मैं आपके सामने और आपके जरिए आपके व्यूअर्स के सामने पेश कर देता हूं। देखें, पहली बात तो ये है कि उनकी ग्रीवेंस क्या है, और वो क्या उनकी ग्रीवेंस जो है वो लोग उसको कबूल करते हुए उनके इस एक्सट्रीम स्टेप पे उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये वो पहला सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। क्योंकि 25 मई को जब वो आए थे तो मुश्किल से चंद हजार लोग उनके पास थे, और उस वक्त भी उनके पास केपीके की हुकूमत थी। तो आज पंजाब की हुकूमत उनके पास है, तो आप 2 गुना लोग कर रहे हैं। उसका जवाब दिया उन्होंने, अली, अगर आपने सुना हो, महंगाई आपने सुना हो तो जवाब दिया उन्होंने, कहा जी मैं पहले तैयारी से नहीं आया था, पूरी तैयारी से आऊंगा। और राना सनाउल्लाह को अंदाजा है कि मुझे अंदाजा है कि राना सनाउल्लाह क्या कर सकता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा यास्मीन, मैं अब खामखा की क्या बहस करूं, गुजारिश ये है कि वो किस तकलीफ को आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अवाम में जो माशी तकलीफ आपके सामने आई है उसको आवाज देने के लिए कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या जब ये मखलूत हुकूमत आई है तो आप लोगों की तकलीफ बढ़ चुकी हुई है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, क्या लोग एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचेंगे ये तकलीफ और ये महंगाई का जन्म क्या है? अगर ये सारी की सारी महंगाई की वजह यह है कि इमरान खान साहब को जब एक आईनी तरीके से निकाला गया तो उस वक्त जो यहां पे वो पीछे करेंसी क्राइसिस छोड़ के गए और आपका मुल्क इतना करीब था अगला श्रीलंका बनने के ऊपर, और उसको आपने डिफॉल्ट से बचाने के लिए अगर मुश्किल इकदाम लिए कि आप IMF का प्रोग्राम ग्रीन लाइट करें, जिससे यकीनन महंगाई बढ़ी है। हम भी हलकों में रहते हैं, हमें उस चीज का एहसास है। तो क्या लोगों को इस बात की नहीं समझ होगी? चलें, उसके बावजूद भी अगर वो लोगों को, चंद लोगों को गुमराह करके अपने साथ इस किस्म के इंतशार के रास्ते के ऊपर लेके आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जमहूरी मुल्क के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का एक तरीकेकार तय कर दिया हुआ है। पिछली दफा तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं कंटेनर के ऊपर था, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं वो F9 की ग्राउंड या F9 का पार्क छोड़ के मैं यहां पे डी चौक के ऊपर आ गया। आज तो उनको पूरी तरह से मालूम है ना, अगर वो उस तरीका कार को वायलेट करेंगे, आपके जो कैपिटल के ऊपर यलगार करेंगे, आपकी हुकूमत के ऊपर, आपकी हुकूमत को घुटनों पे गिराने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताएं क्या वफाकी हुकूमत के पास आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसको रोकने का, उसके
अगेंस्ट डिफेंड करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो अगर वो इस किस्म का कोई एक्सट्रीम स्टेप लेंगे तो उसके जो नताइज हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से, उनकी जो जमात के लोग इस तरह से इंतशार फैलाने के लिए इस्लामाबाद आएंगे, उनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर ये यहां तक मामलात को लेके जाएंगे तो हमें सबके लिए ये अफसोस का एक मरला होगा। और जहां तक आपने ये बात की कि क्या उनके साथ डायलॉग करके उनको उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, आप एक ऐसे शख्स के साथ क्या कर सकते हैं जो इस आफतजदा माहौल के अंदर भी जो लोगों की तकलीफ का अजाला करने के लिए हुकूमतें वक्त के साथ बैठ के और बात नहीं कर सकता, तो आज क्या उसकी सियासत बचाने के लिए या उसकी सियासत चमकाने के लिए हुकूमत को उसके साथ जाके उसकी टर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए? मेरी जाती नजर में तो नहीं करनी चाहिए। उसको बिल्कुल जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, आयरन फिस्ट के साथ जहां पे वो कानून उसको विद एन आयरन फिस्ट बिल्कुल रोकना चाहिए। मुझे थोड़ा सा कैपेसिटी पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि क्या विफाक के पास ही कैपेसिटी है, क्योंकि आपको पता है कि इजाफी फोर्स मांगी गई पंजाब से भी और केपीके से भी, जिस पर यूसुफ जई साहब ने इनकार करते हुए साथ में ये भी कहा कि किस लिए जरूरत है विफाक को इजाफी फोर्स की, क्या कोई दहशतगर्द इस्लामाबाद आ रहा है? मैं दुआ करता हूं कि मामलात उस हद तक आगे ना जाएं एंड बेटर सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि आज सारे स्टेक होल्डर्स को एक एक कदम पीछे लेने की जरूरत है और मामलात की संगीनी को एहसास करने की जरूरत है। पर अगर इमरान खान साहब आते हैं तो आपके पास, वफाक के पास और बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं वो यहां पे किसी किस्म की कोई बदमजगी या कोई टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहता अपनी गुफ्तगू के जरिए। आप मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर हुकूमत के ऊपर वहां पे उनकी कितने वोटों की हुकूमत है, आप उस चीज के ऊपर जरा एक नजर डाल दें। क्या गवर्नर रूल की वहां पे ऑप्शन मौजूद है कि नहीं मौजूद है? क्या यहां पे रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो राना सनाउल्लाह साहब जब टाइम आएगा बिल्कुल उनको कंसीडर भी करेंगे और उसके मुताबिक जो बेहतर तरीका कार होगा उसके मुताबिक इस मामले को आगे लेके चलेंगे। मगर फिर एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं गुजारिश ये करूंगा और उम्मीद करूंगा कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और हम अपनी तरजीहात को ठीक कर सकें, लोगों की तकलीफ को अटेंड कर सकें और जो मईशत के अंदर जो बारूदी सुरंगें इमरान खान साहब लगा के गए थे, जिसकी वजह से आज अवाम तकलीफ के अंदर है, उसको अटेंड करने के लिए अपना किरदार अदा कर सके। और यकीनन जो उनकी डिमांड के इलेक्शन होना चाहिए, हम कब उससे भाग रहे हैं? आज तो जो जिमनी इलेक्शन की सूरत हाल है, आप मुझे बताएं 1/3 हिस्सा जब पानी के अंदर डूबा हो, आपका रियासत का एक इदारा इलेक्शन कमीशन वसाइल मांगता हो, दूसरे रियासत के इदारे आपकी फौज से कि जी आपने बंदे डिप्लॉय करें, हम 20 हल्कों के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो उस हद तक मदद मुहैया ना कर सके, तो आप एक पूरे मुल्क के अंदर किस तरह से इलेक्शन करवाएंगे? तो हमें अपनी की दुनिया से निकलना चाहिए। आपके आइन के अंदर निजाम तय हो चुका हुआ है, जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जब ये मखलूत हुकूमत और इसके इत्तेहादी बैठ के ये तय करेंगे कि इलेक्शन आज मुल्क के लिए नागुज़ीर हो गया, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। अच्छा अली, इजाजत दीजिएगा, वैसे भी आपने जो पंजाब हुकूमत वाली बात की है, मैं करेंगे बिल्कुल, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों से कमेंट लूंगी, लेकिन एक बड़ी क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट है, मैं सोलंकी साहब चाहती हूं सर इस पे कमेंट करें कि किसी भी हुकूमत का, खान साहब जब इख्तियार में थे 3-3.5 साल, उनका इख्तियार था, राइट था, काबीना में कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है, फाइनेंस मिनिस्टर कितनी मरतबा तब्दील हुआ, मैं वैसे प्रोग्राम से पहले गिनना भूल गई हूँ, वैसे गिन लेते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। वो अपनी मर्जी से बार बार लाते रहे लोग, और ऐसे लोग लाते रहे जिनका हिस्टोरिकली या उनकी बेसिस या बुनियादें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थी। किसने तनकीद की या किसने कहा कि हम इस पर एहतजाज करेंगे, ये एक साजिश हो रही है? डार साहब की वापसी को लेकर वो कल फरमा रहे थे कि ये अगर समझ रहे हैं कि हम उन्हें आने देंगे और फाइनेंस मिनिस्टर बनने देंगे तो इनकी भूल है, ये तो हम नहीं होने देंगे, ये एक साजिश का हिस्सा है। भी चल रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है और इसहाक डार साहब जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया गया है वज़ीर ख़जाना। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो हुकूमत की फाइनेंस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अब डार साहब होंगे। इसको लेकर भी जो मैं चाहती हूँ पहले कमेंट कर दें बिफोर आई टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। वो कहते हैं कि साजिश है डार साहब को लेकर आना, और अगर ये हुकूमत समझती है, डार साहब हो या कोई भी हो, सवाल ये है कि जो भी गवर्नमेंट में है, ये उसका बेसिक राइट नहीं है, इख्तियार नहीं है कि वो किसी को भी कोई भी पोर्टफोलियो दे। देखिए, अगर इमरान कहे कि साजिश है, जो भी है, उनसे पूछा किसी ने पहले भी बात की है, चलो साजिश ही समझे, हम लगा रहे हैं, हमारी मर्जी है। नहीं, लेकिन मैं सवाल ये बार बार इसलिए कर रही हूं, अब ये कह रहे थे, जब ये इनकी जब हुकूमत आ रही थी, इनके पास 200 मईशत के रसूल थे। पहला रसूल था इनका जो है वो असद उमर था। वो रसूल तो पहले 3 महीनों 6 महीने में फार हो गया।
फिर उसने जो है जो हमारे लगाए हुए पहले जो थे, अगर आप हफीज शेख को देखें या फिर आप उसको देखें क्या नाम है उसका, तरीन साहब को, शौकत तरीन को शौकत देखें, तरीन। तो उस वक्त हमारे दौर में था वो बहुत बुरा था, नालायक था, नाअहल था, सब कुछ था। लेकिन उसी को जो है इन्होंने दोबारा उन्हीं लोगों को उन तकिया किया उन्हीं पे, और वो 200 मीशत के रसूल की पता नहीं हमें नहीं नज़र आ रहे थे किधर गए। तो ये चीज़ें इनका वतीरा है कि ये बातें करें। देखें ये प्रोग्रेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, और हम क्योंकि इत्तेहादी जमातें हैं, ये PMLN का प्रोग्रेटिव है कि वो अपनी जो उनके मिनिस्टर्स के कोटे हैं, उनकी जो मिनिस्टर्स हैं उसमें किसको रिप्लेस करते हैं, कितनी दफ़ा इन्होंने कितने वज़रा को कितनी दफ़ा चेंज किया, और हमेशा ये कहते थे कि मैं इससे कॉम्पिटेंट बंदा मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। इसी तरह चीफ सेक्रेटरीज और IGs चेंज करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये चीज़ें इन्होंने माजी, और देखिए इन्होंने क्या बातें की थी कि जब मैं हुकूमत डुअल सिटीजन के ऊपर क्या कहते थे, हाँ। इसकी काबीने में कितने लोग थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या बात करते थे, फिर क्या किया उन्होंने, कौन सी बात इन्होंने की और उस पर उसने अमल दरामद किया हो, किसी बात पे भी अमल दरामद किया। लेकिन मैं दो चीज़ों पे कमेंट करना चाहता हूँ। अपने इंट्रो में आपने कहा था, एक तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर गए और डेलीगेशन लेके गए और उन्हें बहुत जी उसको लेके तो आपने देखा एक तूफान खड़ा किया हुआ है तूफान सोशल नहीं, मीडिया पर। जो भी करें करने दें। देखें जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनके साथ डेलीगेशन जाता है, UN का जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, और ऐसे मौके पर थी जब पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सैलाब में घिरा हुआ है। तनकीद वो ये कर रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया गया। बिल्कुल हमने अच्छा किया है, ठीक है, अगर इनको इस पर तकलीफ है हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब जाएगा, बाकी उनके उसके साथ वज़रा गए, फॉरेन मिनिस्टर तो बाकी वज़रा गए थे, एक बहुत बड़ा फोरम था, उनमें साइड लाइन मीटिंग्स थी। आप मुझे बताएं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की और वज़ीर ख़ारजा की आप मीटिंग्स देख लें कि उन्होंने साइड लाइन कितनी मीटिंग्स की, तो वो कौन अरेंज करता है? कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने MS को ADC को बोलेंगे फ़लाँ को बुला लो, और मैं ये अरेंजमेंट होती है, आपकी फॉरेन ऑफिस स्टाफ करती चाहिए है, होता है, उनके लिए स्टाफ चाहिए होता है, और जब जाते हैं तो इसी तरीके से होते हैं। आप भी गए, आप भी कई दफ़ा गए, आप जब जाते थे तो आप क्या करते थे? आप भी काम करते थे। देखिए हमेशा जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट जो भी कहीं पे जाते हैं, उनके साथ में टीम जाती है जो उनकी मीटिंग्स करती है, उनके पास जिस सब्जेक्ट की मीटिंग है उस पर उनके वज़रा या सेक्रेटरी या कोई डिपार्टमेंट सब पर मौजूद होते हैं। अगर आप उधर बैठ जाए और आपको कुछ पता ना और मीटिंग में बैठे हो, आप फोटो सेशन नहीं किए, आप उनके साथ जो मीटिंग्स करनी है उन पर आपको ब्रीफ करना है। दूसरी बात, आपने एक वाक़या कहा कि मरियम और साहब के साथ हुआ, ये एक बड़ा गलत तासुर क्रिएट कर रही है PTI, अगर वो समझती है, क्योंकि इमरान खान का तो आगे पीछे कोई है नहीं, बच्चे उसने जमामा खान के हवाले कर दिए, लंदन में पल रहे हैं, और जो है उसका, और ये चाहता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी सियासत को मैं फ़रोग़ दूँ, जैसे अब ये कहता है कि अगर इलेक्शन की बात हो, मैं इक़्तिदार में आऊँ तो मैं हर किसी के साथ बैठने को और हाथ मिलाने को और गले मिलने को और चोर और डाकू और हर किसी से मिलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे अगर वो नहीं है, मैं आदमी इक़्तिदार में, तो मैं कोई चीज़ नहीं मानता, अमेरिकन साजिश है। और उन्होंने देखें अभी रिसेंटली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इनके जो लॉबियस्ट थे उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से सवाल किया और बड़ा इन्होंने इनको खुश करने के लिए किया, और उनको जो जवाब दिया बिलावल साहब ने, वो भी आपने शायद में भी मीडिया पे होगा, ठीक है, आपका हक बनता है, करवाया गया नहीं, सवाल, जो भी है वो मीडिया का उनका बंदा था, उन्होंने सवाल किया, जवाब उनको मिला। पूरी लॉबिंग फर्म हायर लेकिन करे तो अगर आप ये चीज़ें फ़रोग़ दे रहे हैं, अगर आप इस किस्म की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? कल आपकी भी माँ बहन बेटी है, नहीं, जब अपने पर आता है तब तो आप देखें ना कि कौन सा हाई ग्राउंड लिया जाता है। देखिए आप क्यों औरतों को इस सियासत में घसीटना चाहते हैं? फिर अगर हम करेंगे फर्स्ट लेडी के ऊपर बात, फिर वो कहते हैं अनटचेबल है। हमारे पास इतनी दास्तानें उनकी हैं, फिर अगर हम शुरू हो गए, लेकिन उसके ऊपर वो ये लाइन लेते हैं कि वो तो एक आम शहरी थी, ओवरसीज पाकिस्तानी थी, जिन्होंने ये किया, मरियम हैंडल्ड इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। अगर वो आम शहरी थे, देखिए अगर नहीं, अगर वो आम शहरी थे, थे, उन्होंने PTI का, चलो हम मान लेते हैं इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कंडेम किया, नहीं वो तो नहीं करेंगे, नहीं किया, तो मतलब ये कर रहे हैं। तो फिर आप अगर मतलब है कि अगर आप जो है एक काम करेंगे तो उसको आप भुगतेंगे, फिर ये चीज़ खत्म हो गई है। अच्छा, मैं अली इस पे जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं वैसे भी आप लोगों से इस पर एक राउंड लेना चाह रही थी। ये मरियम औरंगजेब साहिबा वाला जो हुआ है, आपने मुझे नहीं पता वो क्लिप अभी देखी है कि नहीं देखी, मैंने प्रोग्राम से पहले ही देखी है। जिस तरीके से वो खातून जुमले कस रही हैं, जिस तरीके से वो गलत ज़बान इस्तेमाल कर रही है, लाइक आई सेड कि मरियम हैंडल्ड इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। बल्कि वहाँ के लोग भी आए, जो स्टाफ था उस जगह का, और उन्होंने कहा कि हम इन्हें निकाले, तो मरियम ने कहा कि इन्हें बोलने दें। बट द पॉइंट इज कि ये क्या कल्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के अंदर जो अब फैलता चला जा रहा है, कि वो किसी को वो समझते हैं कि वो कहीं पर खड़े होकर किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नारा, कोई भी आवाज लगा सकते हैं। ठीक है यास्मीन, आपने अभी जब ये बात अपने प्रोग्राम में उठाई तो मैं अभी वही सोशल मीडिया पे देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने वो थोड़ी बहुत क्लिप ज़रूर देख ली है। मैं तो सिर्फ उसके ऊपर अफसोस का इजहार कर सकता हूँ ना, पर गुजारिश ये, आप इन लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं?
जो हरम की तकद्दस का ख्याल ना रखते हुए वहाँ पे जो विजिटिंग गेस्ट हैं उनके ऊपर नारे कस सकते हैं, जहाँ पे आपके दीन के मुताबिक आप अपने सारे इख्तलाफात मस्जिद के दरवाजे के ऊपर छोड़ के अंदर अल्लाह ताला के घर के अंदर दाखिल होते हैं, रोज़ा रसूल के ऊपर आते हैं, अगर वहाँ पे वो ये इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं तो लंदन के अंदर आप इनसे क्या उम्मीद रख सकती हैं। अफसोस करता हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर और इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको मिलकर अपने कौम की खिदमत करने के अंदर अपना किरदार अदा करने की जुर्रत दे। अच्छा, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। सोलंकी साहब इस पर सर कमेंट करेंगे। ये खवातीन के लिए अगर हम मीडिया की बात करें, खवातीन सहाफ़ियों को सोशल मीडिया की बात करें, बाहर निकलना मुश्किल है, स्पेस जो है वो तंग कर दी जाती है। खवातीन सियासतदानों की बात करें, जितनी भी हार्ड वर्किंग हो, जितनी भी मेहनत कर रही हो, जहाँ मौका मिलता है उनको पकड़ लिया जाता है, उन पर इस तरह के जुमले कसे जाते हैं। बहुत ही अजीब व गरीब रवैया था उस खातून का। अगर आपने वो क्लिप सुनी है, वी कुडंट सी हर, मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन उनकी आवाज़ पीछे से आ रही है और उन्होंने वो एक कॉफ़ी का कप खरीद रही है मरियम साहिबा, और उनको वो पता नहीं क्या कुछ कह गई हैं उस चीज़ के ऊपर। ये जो कल्चर है सर, मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए कर रही हूं कि हमें इसको कंडेम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये ख़वातीन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, सियासतदानों के साथ ये इस तरह का रवैया हो। आप ये देखें कि बेगम कुलसूम नवाज वो डेथ बेड पे थी, वहाँ पर अंदर घुसकर ये लोग जो है इस तरह की हरकतें करते रहे। इनके जो लीडर्स हैं टीवी पे बैठ के वो बदज़बानी करते रहे। आप याद करें कि पार्लियामेंट लॉज के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगजेब के साथ इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की। तो ये तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक खाना जंगी, एक अफरा तफरी की सूरत हाल हो, और उससे किसका फ़ायदा ये करना चाहते हैं ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इमरान खान का तो जैसा कि कुंडी साहब ने कहा ना आगे है ना पीछे। बात यह है कि जो खवातीन सियासतदान हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं खुद पीटीआई की, उनके लिए आप मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। जो बुजुर्ग होंगे पीटीआई के अंदर या जो शरीफ लोग होंगे उनके लिए आप हालात ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस चीज़ को फैलाएंगे तो लाजमी तौर पर कुछ लोग जो है वो उसका को रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और फिर इससे मज़ीद बदमज़गी फैलेगी। तो मरियम ने तो जिस तरीके से हैंडल किया वो हमेशा जो है वो बिल्कुल अनडिटर्ड और एक ग्रेसफुल उनका एक तरीका है। लेकिन इससे जो इनका अपना जो किरदार है कि ये कितने शर्मनाक किस्म की हरकत कर सकते हैं, ये खुल के आ गया है कि इनका हर चीज़ के साथ वास्ता है, सियासत से इनका कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल नहीं। मरियम साहिबा ने तो मदीना शरीफ में भी बहुत ही ग्रेसफुली उस सारे मामले को हैंडल किया था, आज भी किया है। लेकिन ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि बार बार हो रही हैं, और ये एक जो कल्चर है ये जो है ये हम देख रहे हैं कि ये फ़रोग पाता जा रहा है। अच्छा कुंडी साहब, ये आज की क्योंकि खबर है, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्स्टेंटली एक इल्ज़ाम आप सभी जमातों पर जो इस वक्त हुकूमत में लगा रही है कि आप लोग अपने कोई बैगेजेस हैं, कोई पुराने मामलात हैं जिनको क्लियर करना चाहते हैं और उनको छुपाना चाहते हैं, उनको राइट ऑफ कराना चाहते हैं, और आपने ये सारा मामला किया और आप लोग इक़्तिदार में आए हैं। ये जो अभी आज की खबर है कि बिकॉज ऑफ द न्यू अमेंडमेंट्स जो नैब लॉ के अंदर हुई हैं, 26 रेफरेंसेज जो हैं वो नैब ने वापस किए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के। पर जब ऐसी खबरें आती हैं फिर शोर मजीद मच जाता है। देखिए, नैब का इदारा तो पहले भी था और सारे तकरीबन इदारे इस इमरान खान के अंडर ही थे ना। तो 4 साल में जो हमें इन्होंने चोर और डाकू के लक़ब दिए, तो इन्होंने किसको टांग दिया, किसको सज़ा दिलवाई? अगर हम गलत थे तो हमें सज़ा दिलवाते। 4 साल तो आपके पास थे सब कुछ, क्यों नहीं किया आपने? मतलब आपने लोगों को, अभी जब आप मुझे बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अभी तो मीडिया से भी डरते हैं, कोई सवाल से भी डरते हैं आजकल, तो जो है वो एक फीड दे देते हैं, कहते हैं आप इनसे सुने। और उन्होंने हमें जो फ़रा गोगी पे 1 घंटे का लेक्चर पूरी कौम को सुनाया, अपने फॉलोअर्स को, कि वो बेचारी जो है वो प्रॉपर्टी काम करती थी, लेकिन मैंने तुम लोगों को जो है अंडे और मुर्गियों और कट्टों पे लगा दिया, तुम लोग पैसे नहीं बना सके और उसने प्रॉपर्टी पैसे बना लिए। अच्छी बात होती कि फ़रा गोगी की तरह तमाम अपने कौम को बताते कि आप लोग प्रॉपर्टी काम करो और आप फ़रा गोगी बन जाएँ और इसी तरीके से आप भी पैसे कमा लें। और बाकी देखें, जब मालम जबा की बात आई, जब BRT की बात आई, ये तो नहीं थे ना चोर और डाकू, फिर क्यों छुप रहे थे? फिर तो कहते आए जाए सुप्रीम कोर्ट में, जो भी इदारे हमारा जो है तहकीकात करे, FIA हमारी तहकीकात करे, और हमने कोई पैसे नहीं खाए। सारे केसेस पे, हेलीकॉप्टर केसेस के ऊपर था, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, इनके ऊपर जो केसेस हैं उस पर क्यों नहीं वो करते? और आज साबित हो गया कि इन्होंने प्रोहिबिटेड फंडिंग से जो पार्टी का वो चलाया और अपनी तशहीर के लिए जो अपने पैसे उसने खर्च किए। लेकिन ये चीज़ें हम ये तो कहते हैं कि ये 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल
प्रिजनर मौजूद नहीं था, ठीक है। इनके दौर में तो इन्होंने नैब का उधर जो अकाउंटेबिलिटी के दफ्तर KPK में बंद कर दिया। तो आपके ऊपर जो स्कैंडल्स हैं, आप अपनी पहली खैर माने, आप क्या है, हम तो कहते हैं अगर हमने गलत काम किया बिल्कुल हमें शामिल है, लेकिन ये जो आपकी कैसेट है पुरानी हो चुकी है, कोई नया बहाना ढूंढे। ये चार साल आपने आपका इक़्तिदार था, आपका चेयरमैन नैब बैठा हुआ था, आपके रिमोट कंट्रोल पे चल रहा था, आपके पास बाकी इदारे आपके अंडर थे, आप कर लेते, अगर हमने गलत काम किया तो साबित करके हमें टांग देते। और जिन लोगों को इनको तो ख्वाहिश थी, उन पर साबित कर लेते। इनको तो ख्वाहिश थी कि तमाम अपोजिशन जो है पाकिस्तान की जेल में चली उस वक्त की, लेकिन इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। कुछ को उन्होंने कोशिश की और उन्होंने जेल में डाला। तो इस वक्त की हुकूमत की तरफ से क्या तवक्को हम करें कि क्या अभी भी जो ऑपोजिशन में लोग हैं जेल में जा सकते हैं? क्योंकि ये भी एक मसला बार बार उठाया जा रहा है कि खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश है। 100% जाएंगे अगर उन्होंने गलत काम किया होगा। अगर ये ख्याल करते हैं कि ये सुल्तान रेवल डायलॉग कह के जेल नहीं जाएंगे, बिल्कुल जेल जाएंगे। अगर गलत काम किया होगा जेल जाएंगे, वरना हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते। हम तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ना होगी, हमारी तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गलत काम किया है, आपने अगर इस हुकूमत के टैक्स पेयर पे चोरी की है, डाके डाले हैं, नेकलेस लेके आपने वो किए हैं, आप मुझे बताएं कि आपको फ़र्क होगी और आप लोगों को ज़मीनें बनीगाला में मिल जाती हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं, तो बिल्कुल आप उसको फेस करेंगे और अंदर जाएंगे। ठीक है। तो अगर कुछ किया तो फेस करेंगे। अगर कुछ नहीं किया है तो हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिलीव नहीं करते, हम कहते हैं फिर तरह जल से। अच्छा अली, मैं पंजाब की सूरत हाल पर एक सवाल आपसे जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि परवेज इलाही साहब कहते हैं जी कि ये समझते हैं कि ये पंजाब की हुकूमत हिला सकते हैं। अल्लाह ने बहुत मजबूत हुकूमत दी है हमें पंजाब में और कोई उसको नहीं हिला सकता। कोई इस तरह की चीज़, कोई इस तरह का ख्याल ऑन द कार्ड्स है? क्योंकि ये भी बड़ी एक्सपेकुलेशन है इस चीज़ को लेकर कि शायद आप लोग जो है वो पंजाब में किसी किस्म की कोई तोड़ जोड़ है जिसको देख रहे हैं। देखें, गुजारिश इस तरह से यशवीन, 27 तारीख को वो जो 63A की इंटरप्रिटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, जो सदारती रेफरेंस था, वो केस दोबारा हेयरिंग के लिए आया हुआ है। ज़ाती तौर के ऊपर मैंने तो हर फोरम के ऊपर ये अपनी पार्टी से भी डिमांड की थी कि हमें उस फैसले को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये किस तरह से हो सकता है कि एक मेंबर जो है वो वोट कास्ट करे और मेंबर ज़रूर हो पर उसका वोट गिनती के अंदर ना डाला जाए। तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा, और ये भी जहन में रखिएगा कि आप जो हुकूमत यहाँ पे पंजाब के अंदर कायम हुई हुई है, वो 10 वोट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ के मेंबरान ने वजीर आला परवेज इलाही साहब के, बल्कि जुडिशल वजीर आला परवेज इलाही साहब के हक में डाले हुए हैं, अपने पार्टी के सदर की हिदायत के खिलाफ डाले हुए हैं। तो आज अगर उनमें से 5-6 लोग भी दोबारा चौधरी शुजात जो उनके पार्टी के सदर हैं उनकी तरफ रुख कर दे, तो ये हुकूमत अपने मुंह के ऊपर अपने वजन के तहत खुद ब खुद ही गिर जाएगी। तो ये चीज भी सामने जहन में रखिएगा। और इनकी जो पार्टी के अंदर वैसे ही परेशानी है कि इमरान खान साहब किस तरह से असेंबलियों से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की है, और उसकी वजह से आधे इनके मेंबर वो चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं कि वो आके दोबारा इस जमहूरी प्रोसेस के अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। वो जो अब्दुल शकूर शाद साहब हैं, लाड़काना से जो MNA बने थे, उन्होंने क्या आपको सारी की सारी स्टोरी आके बता नहीं दी? तो जब आप इस सारे के सारे मंजरनामे के ऊपर ये सारी की सारी चीजें देखती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज पीपल्स पार्टी और ये जो PDM का इत्तेहाद है, अगर ये कोशिश करे कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत को गिराना चाहे, तो मेरे ख्याल से चंद घंटों की ये मार होगी। पर मैं फिर भी आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। अब मैं इस किस्म की इंट्रीग्स, इस किस्म की पावर स्ट्रगल्स को छोड़ते हुए आज जो हमारी तरजीह है वो सलाब जदगान की जो बहाली है, लोगों की मईशत को अटेंड करना है, हम सारे के सारे लोग उसके ऊपर अपना ध्यान अदा कर सके और मुल्क को एक ग्रोथ के और एक इंक्लूसिव ग्रोथ के पाथ के ऊपर डाल सके। मैं तो उस पर ये गुजारिश करूंगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस डेडलॉक से कोई वे आउट समझ में आता है? ब्रीफ कमेंट इस पे कर दे, मेरे पास 1 मिनट रह गया है, क्योंकि आप बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की अमेरिका जी। इमरान खान साहब को इससे बड़ी क्या फेस सेविंग मिलेगी कि आज आपका 1/3 मुल्क जो है वो पानी के नीचे डूबा हुआ है। आज उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए खुद एक कदम आगे लेना चाहिए और हुकूमत को कहना चाहिए कि बताएं हम किस तरह से मिलके आए, रिसोर्सेस भी मोबिलाइज करते हैं, आए किस तरह से एक बेहतर अंदाज के अंदर हम सलाब जदगान की बहाली के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो आगे बढ़े। मैं उनको वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यही यकीन दहानी कराता हूं कि ये जो PDM इत्तेहाद है ये 2 कदम लेगा और उनको साथ मिलाते हुए इस रास्ते के ऊपर आगे चलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मिल बैठकर बात करें। बहुत शुक्रिया आपका परवेज मलिक साहब, आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच। मुर्तजा सुलंगी साहब से आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत शुक्रिया सर, आप भी तशरीफ लाए प्रोग्राम में। व्यूअर्स प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।